हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा जो क्लास 9th का चैप्टर 1 चल रहा था उसको हम आगे करते हैं कंटिन्यू। तो आज हम कुछ डेफिनेशन को करने वाले हैं इस चैप्टर से, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो साथ साथ में इनको नोट करते जाना है और साथ साथ में इनको समझते हुए जाना है। अगर आप इसको कोई भी वीडियो लेक्चर देखते हो, वीडियो लेक्चर देखने का तभी फ़ायदा है अगर आप साथ साथ में उसके नोट्स बनाते हुए जाते हो, तो आपको सारा समझ में आएगा और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी रहेगा। तो वीडियो लेक्चर को देखते हुए आपको नोट्स बनाने हैं साथ साथ में। तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट कर दे। जब सॉलिड मेल्ट मतलब जब सॉलिड पिघलना स्टार्ट कर देगा जिस टेम्परेचर के ऊपर, तो उसको बोलेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए जो बर्फ़ होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सॉलिड स्टेट में होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे 0 से 1 डिग्री 2 डिग्री करना स्टार्ट कर दोगे टेम्परेचर, तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर दे, उबलना स्टार्ट कर दे, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे वाटर है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तो उस टेम्परेचर के ऊपर वाटर उबलना शुरू कर देता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि इसी टेम्परेचर के ऊपर वाटर बॉयल होना स्टार्ट करता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट हीट का मतलब होता है जो छुपी हुई हीट होती है, छुपी हुई जो गर्मी होती है। ये क्या होती है? हीट नीडेड टू चेंज सॉलिड टू लिक्विड। ऐसी हीट जिसकी ज़रूरत पड़ती है हमें सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। कहने का मतलब जो स्टेट है ना, सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट से जब हम लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज करते हैं तो उसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि हमने सॉलिड से लिक्विड बनाया है तो हम उसको टेम्परेचर देंगे, हीट बढ़ाएंगे, लेकिन जो हीट होती है ना, उसने क्या किया है? सॉलिड से तो लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन उससे जिस मैटर को सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया है उस मैटर का टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना पहले था। कहने का मतलब उसका टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना घटेगा। एग्जाम्पल के लिए आप बर्फ़ ले लेना। बर्फ़ का जब आप टेम्परेचर नोट करोगे थर्मामीटर से, उसका टेम्परेचर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो वही बर्फ़ है, आप किसी बाउल में रख देना। तो जब थोड़ी देर बाद जब बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होगी, तो जो वो वाटर बनेगा ना, उसका पानी बनेगा, जो ठंडा पानी होगा, तो उसके अंदर आप थर्मामीटर डाल के देखोगे तो उस पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। कहने का मतलब बर्फ़ भी 0 डिग्री सेल्सियस था, बर्फ का टेम्परेचर भी, और जो उससे लिक्विड बना है उसका भी टेम्परेचर अभी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा शुरू में। तो ऐसा क्यों है? जब बर्फ तो पिघल कर पानी बन गया, उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि लेटेंट हीट का ही मतलब होता है छुपी हुई ऊष्मा। कहने का मतलब ये है जब बर्फ से लिक्विड बना है, पानी बना है, तो जो वो हीट दी थी ना, गर्मी पाकर गर्मी पाकर वो लिक्विड बना है, उस हीट का यूज स्टेट को चेंज करने में चला गया है, जिसके कारण इस मैटर का टेम्परेचर खुद नहीं बढ़ पाया है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या होता है? हीट नीडेड टू चेंज लिक्विड टू गैस। हीट की हमें ऐसी हीट जिसकी हमें ज़रूरत होती है लिक्विड से गैसियस स्टेट के अंदर चेंज करने के लिए। अगेन इसके अंदर भी हीट मैटर की नहीं बढ़ेगी, हीट का यूज़ होगा स्टेट को चेंज करने के लिए।
इस हीट से सिर्फ स्टेट चेंज होगी, लिक्विड से गैस बनेगा लेकिन मैटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। यही तो लेटेंट हीट होता है, तभी तो इसको गुप्त ऊष्मा यानी छुपी हुई हीट बोलते हैं। यहाँ पर नोट करके भी लिखा है ताकि आप भूल ना जाओ। टेम्परेचर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। टेम्परेचर इसके अंदर चेंज नहीं होगा, ना किसी का भी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, बल्कि ये जो हीट है उसका यूज हुआ है जो स्टेट है उसको चेंज करने के अंदर। ये इन दोनों के अंदर होता है, ऐसा इन दोनों के अंदर अप्लाई होते हैं ये नोट। नेक्स्ट है हमारे पास में सब्लिमेशन। जो सब्लिमेशन है ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आती है और आसान भी है। तो सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैसेस। कहने का मतलब जब हम स्टेट चेंज कर रहे हैं ना, तो जैसे हमने पिछले कंसेप्ट के अंदर सीखा कि अगर हमने सॉलिड से गैस के अंदर कोई भी मैटर है सॉलिड से गैस के अंदर चेंज करना है, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सॉलिड से हमें कोई भी मैटर गैसियस स्टेट के अंदर चेंज करना है तो ये डायरेक्टली गैस के अंदर नहीं होता है। सॉलिड से क्या करना पड़ेगा हमें? सॉलिड से पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लिक्विड के अंदर, उसके बाद में लिक्विड से गैस के अंदर चेंज करना पड़ेगा। ये कभी भी सॉलिड होता है, डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज नहीं हो सकता। गैस के अंदर चेंज करने के लिए सॉलिड से पहले लिक्विड के अंदर चेंज करते हैं, फिर लिक्विड से हम गैस के अंदर चेंज करते हैं। ऐसे ही हमें अगर गैस से कोई सब्सटेंस सॉलिड के अंदर चेंज करना है तो ये भी डायरेक्टली नहीं होगा। सबसे पहले गैस को चेंज करना पड़ेगा लिक्विड के अंदर, फिर जाके सॉलिड के अंदर ये कन्वर्ट होगा। तो जो ये सब्लिमेशन है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो सॉलिड होता है उसको हम डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज करते हैं। इसके अंदर जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज नहीं होता। लिक्विड में चेंज हुए बिना कोई भी सॉलिड जब गैसियस स्टेट के अंदर चेंज हो जाए उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कपूर हो गया, कैम्फोर हो गया, ड्राई आइस होगी। कपूर आपने देखा होगा घरों में, जब हम कपूर सॉलिड स्टेट के अंदर होता है, कपूर पूजा में जिसका यूज करते हैं, तो सॉलिड स्टेट के अंदर अगर हम उसको आग के अंदर डालते हैं ना तो वो सॉलिड के अंदर सॉलिड है, आग के अंदर डाला हमने तो वो लिक्विड के अंदर चेंज नहीं होगा। लिक्विड के अंदर चेंज हुए बिना डायरेक्टली गैसियस स्टेट के अंदर वो चला जाएगा, बिना लिक्विड के अंदर चेंज हुए बिना डायरेक्टली सॉलिड से गैस के अंदर। ऐसे ही ड्राई आइस होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्राई आइस 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड CO2। सॉलिड फॉर्म के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी को हम ड्राई आइस बोलते हैं। इस पॉइंट को आपने नोट कर लेना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, क्या असर होता है प्रेशर पर? इंक्रीजिंग प्रेशर कैन कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। कहने का मतलब जब हम गैस को लिक्विड के अंदर चेंज करते हैं तो प्रेशर बढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये है प्रेशर बढ़ाकर हम गैस को लिक्विड के अंदर चेंज कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग बोल दूं, घटा दूं, अगर मैं प्रेशर घटा दूं तो क्या होगा? उससे वापस फिर लिक्विड से गैस के अंदर, उल्टा भी तो पॉसिबल है ना। प्रेशर को घटाकर हम लिक्विड को गैसियस स्टेट के अंदर वापस से चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? भाप बनना, स्टीम। तो चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जब लिक्विड के वेपर बन जाए, भाप बन जाए लिक्विड का, जैसे वाटर का वेपोराइजेशन होकर भाप बन जाना, वाष्पीकरण होना, तो उसको बोलेंगे इवेपोरेशन। किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो पानी है उसकी भाप बनती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इसलिए
100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो भी भाप ही बनेगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब इससे मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर कितना भी हो, कोई भी टेम्परेचर हो उसके ऊपर, कहने का मतलब लिक्विड से भाप बनना किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, उसको बोलेंगे हम इवेपोरेशन। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण जो इवेपोरेशन है, भाप है, वो बन पाती है, नहीं बन पाती है। कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण इवेपोरेशन के ऊपर असर पड़ता है। सबसे पहला तो है टेम्परेचर। टेम्परेचर से कैसे इवेपोरेशन पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब भी टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा भाप बनेगा, उतना ही ज़्यादा पानी का भाप बन जाएगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा, भाप कम बनेगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का भी इफेक्ट पड़ता है। कम सरफेस एरिया होता है तो भाप भी कम बनती है, अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होता है तो भाप भी कम बनती है। सरफेस एरिया के कारण जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी कोई भी मटेरियल है, कोई भी लिक्विड है, वो ठंडा भी ज़्यादा जल्दी होगा। ज़्यादा सरफेस एरिया तो लिक्विड जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसको स्पेस मिल जाएगा ठंडा होने के लिए। अगर कम सरफेस एरिया है तो उसकी भाप कम बनेगी, इसलिए वो ठंडा नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप चाय पीते हो गिलास के अंदर, तो गिलास के अंदर चाय है वो देर से ठंडी होती है, तो आप क्या करते हो, उसी चाय को कटोरी के अंदर डाल देते हो। कटोरी से क्या होगा, कटोरी का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, उस चाय को ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, ज़्यादा जगह मिल जाएगी, जिसके कारण अब जो चाय है वो इवेपोरेट हो रही थी, उसके पार्टिकल जो हवा के अंदर जा रहे थे, वाष्प हो रहे थे, अब वो ज़्यादा जल्दी होना स्टार्ट करेंगे, जिसके कारण कटोरी में चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट है वाइंड स्पीड। जो हवा होती है उसकी स्पीड के ऊपर भी इवेपोरेशन ज़्यादा देखा जा सकता है। हवा की स्पीड ज़्यादा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, हवा की स्पीड कम तो इवेपोरेशन कम होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप ज़्यादा हवा वाले दिनों में कपड़े सुखाते हो तो हवा जितनी तेज़ चलेगी कपड़े उतनी जल्दी सूखेंगे। क्यों सूखेंगे, क्योंकि हवा से इवेपोरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाती है। अगर हवा कम चल रही होती है तो इवेपोरेशन वहीं पे कम हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होती है ह्यूमस। कहने का मतलब हवा के अंदर जो नमी होती है ना, वाटर वेपर होते हैं हवा के अंदर, जो पानी की ड्रॉपलेट्स होती है, पानी होता है मौजूद वेपर्स की फॉर्म में, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। कहने का मतलब नमी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अगर नमी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो कपड़े, एग्जाम्पल के लिए कपड़े कम सूखेंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी है पहले ही पानी के अंदर, हवा के अंदर तो इसलिए कपड़े देर से सूखेंगे। अगर ह्यूमिडिटी कम है, पानी की कम, कहने का मतलब हवा के अंदर पानी कम है, नमी नहीं है, अगर नमी नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। जैसे आप बारिश वाले दिनों में देखते हो ना, जब बारिश वाला मौसम आता है तो कपड़े देर से सूखते हैं। वहीं गर्मियों का जब शुष्क मौसम होता है, पूरी सूखी गर्मी पड़ रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बारिश वाले दिनों में नहीं सूखते हैं। तो हमारे आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो टॉपिक है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जो इवेपोरेशन होता है ना हवा के अंदर, जो इवेपोरेशन होता है, वाष्प होता है, भाप बनती है हवा के अंदर, उसके कारण कूलिंग होती है, ठंडक होती है। आइए समझते हैं कैसे होती है ये। लिक्विड टेक्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग कॉज कूलिंग। जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड वो हीट को उठाकर लेकर जाता है, हमारे आसपास की जो हीट है, जिसके कारण कूलिंग बढ़ती है, ठंडक बढ़ती है। कहने का मतलब जो लिक्विड होगा,
अगर लिक्विड की भाप बनेगी, इवेपोरेट होगा लिक्विड, तो वो लिक्विड तो आसमान के अंदर जाएगा ही जाएगा गैस बनकर, तो खुद तो जाएगा ही, वो साथ में अपने साथ आसपास के एरिया की जो हीट है, जो गर्मी है, उसको भी उठाकर लेकर जाएगा, जिसके कारण हमें ठंडक फील होती है। एग्जाम्पल के लिए आप गर्मियों में क्या देखते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, हमारे घरों के बाहर पानी को छिड़कते हैं गर्मियों के दिनों में शाम के टाइम पर। क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि जो पानी छिड़का है वो पानी जब इवेपोरेट होगा तो आसपास के एरिया की जो गर्मी है उसको भी साथ में उठाकर लेकर जाएगा, हीट को उठाकर लेकर जाएगा, जिसके कारण हमें ठंडक फील होती है। एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप चाय पी रहे होते हो ना, चाय के अंदर से जब वो धुआं सा होता है, वो वाष्प बनकर चाय के अंदर से धुआं सा वो गरम गरम ऊपर उठ रहा होता है, तो वो भाप होती है। तो वो ना जब भाप चाय के अंदर से जा रही होती है तो वो चाय की जो हीट है उसको भी उठाकर लेकर जा रही होती है। तो जब वो उठाकर लेकर जा रही होती है हीट को, तो उठाकर लेकर चली गई वो, तो इसलिए चाय थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गर्मियों के दिनों में आप क्या देखते हो, घड़ा होता है ना, जो घड़ा मिट्टी का घड़ा होता है, उसके अंदर पानी ठंडा हो जाता है। कैसे होता है उसके अंदर पानी ठंडा? क्योंकि जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्पेस होता है हवा के घड़े के अंदर, छोटे छोटे बारीक बारीक से, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। उन छेद के अंदर से पानी घड़े के मटके से बाहर निकलता है बूंद बूंद करके, धीरे धीरे। तो वो पानी जो बूंद बूंद करके घड़े के मटके से बाहर निकल रहा होता है, तो वो जब इवेपोरेट होगा, वो पानी जब भाप बनेगा गर्मियों के दिनों में, तो वो ना हवा जो घड़ा है उसकी हीट भी उठाकर लेकर जाएगा। जब वो हीट उठाकर लेकर जाएगा इवेपोरेट हुआ पानी, तो जो घड़े के अंदर का जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा। ऐसे सिंपल सा ये लॉजिक है जो घड़े के अंदर पानी को ठंडा करता है। इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे स्वीट कोल्ड बॉडी। जैसे गर्मियों के दिनों में पसीना आता है ना, हमें पसीना आप फील करती होंगे, जब पसीना आया है, पंखे के नीचे बैठे हैं हम, तो वो पसीना जैसे सूखता है ना, हमें ठंडक फील होती है। क्यों होती है ठंडक? क्योंकि जो वो पसीना है, जब पसीना सूख गया है, भाप बनी है पसीने की, वो हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की जो हीट है उसको भी उठाकर लेकर गया है, जिसके कारण हमें कूलिंग फील हुई है। नेक्स्ट है जैसे एसीटोन हो गया। एसीटोन होता है, हम उसको अगर हथेली पर डालते हैं ना, तो एसीटोन क्या करेगा, हमारी हथेली की गर्मी को पाकर इवेपोरेट हो जाएगा। खुद तो वो इवेपोरेट हो गया, साथ में हमारी हथेली की जो हीट है, हमारी हथेली की जो गर्मी है, हीट को उठाकर लेकर जाएगा, जिसके कारण हमें ठंडक फील होती है। इसलिए एसीटोन फील कोल्ड ऑन पाम। जब हथेली के ऊपर एसीटोन को डालते हैं तो हमें ठंडक फील होती है। तो हमने देखा कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो यहीं पर आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या आपको हमारे वीडियो लेक्चर से थोड़ी भी हेल्प हो रही है। अगर हो रही हो तो कमेंट करना, लाइक करके ज़रूर जाना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर से शेयर करना। ओके गाइस, कीप सपोर्टिंग, बाय।